गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिका शर्मा। सो आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है कि अगर आप कनाडा आना चाहते हैं तो उसके क्या प्रोसेस है और क्या स्टेप्स है, वो मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगी। फर्स्ट स्टेप है आइल्स को क्लियर करना। सो आइल्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होता है एकेडमिक, दूसरा होता है जनरल आइल्स। जो जनरल आइल्स है वो बेसिकली वर्क परमिट और पीआर और इन सब के लिए चाहिए होता है। बट अगर आप एज ए स्टूडेंट आना चाहते हैं तो आपको एकेडमिक आइल्स को क्लियर करना पड़ेगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी मैक्सिमम कॉलेजेस की यहाँ पे 6.5 है ओवरऑल बैंड। बाकी आप जिस भी कॉलेज में जाना चाहते हैं उसके हिसाब से रिसर्च करिए और अपनी आगे आइल्स के लिए फ्री कोचिंग भी बहुत सारी अवेलेबल है। प्लस अगर आप चाहे तो बहुत सारे जो एजेंसीज़ है वो आइल्स की कोचिंग कराते हैं विथ द रेंज इज़ 5,000 to 12,000। वुड सजेस्ट कि आइल्स की प्रेप भी आप अच्छे से कीजिए, क्योंकि उसके चार्जेस अराउंड मेरे वक्त 13,000 थे एग्ज़ाम के, एंड 13 to 15 आई गेस उसके बीच में ही अभी कोई रेंज है। सो आप उसे चेक करना और एटलीस्ट गिव योर सेल्फ 1 वीक ऑफ प्रेप कि आप आइल्स का एग्ज़ाम देने से पहले उस कोई ना कोई कैम्ब्रिज की वेबसाइट पे जाके आइल्स की प्रिपरेशन करें, या बहुत सारी वेबसाइट्स है जो फ्री में भी नोट्स देती है आइल्स रिलेटेड, उसे पूरा कीजिए एंड देन गो फॉर योर आइल्स वेल प्रिपेयर्ड। आइल्स की जो वैलिडिटी होती है वो 2 years होती है। तो जैसे ही आप आइल्स अपना क्लियर कर लो तो तुरंत कॉलेजेस अप्लाई करना भी शुरू कर देना। एंड जस्ट इन केस कि आप ये सोचो कि चलो मैं आइल्स बाद में दूंगा एंड मेरे कॉलेज की एप्लीकेशन खुल गई है या वो लोग अभी एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ कॉलेजेस, बहुत कम कॉलेजेस ऐसे होते हैं, बट हाँ आइल्स के बिना भी कंडीशनल ऑफ़र लेटर दे देते हैं, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में सेकेंड स्टेप में बताऊंगी। बट हमारा फर्स्ट स्टेप यहीं पे एंड होता है। और अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें जानना चाहते हैं कि मैंने अपनी आइल्स की प्रेप कहाँ से की थी, मेरा बैंड स्कोर क्या था और मुझे कितना टाइम लगा था, तो मेरे रिसोर्सेज क्या क्या थे, तो उसके लिए आप कमेंट करना। मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सारा मेरी आइल्स की प्रेप जर्नी का, जो जहाँ से भी की, कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए, वो सब इन डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। सो गाइस, सेकेंड स्टेप है अप्लाइंग एट कॉलेजेस। तो कॉलेजेस में अप्लाई करने से पहले आपको पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च की बात करो तो इन टर्म्स ऑफ कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, बिकॉज दैट्स द नंबर 1 थिंग आपको डिसाइड करना है। यहाँ आप यूजी के लिए आ रहे हैं, पीजी के लिए आ रहे हैं, आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, या आप सर्टिफिकेट कोर्सेज करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से अपनी कोर्स प्रेफरेंस दीजिए, रिसर्च कीजिए एंड कम से कम 2 वीक्स लीजिए, सारे कॉलेजेस देखिए। एंड जब आपको कोर्स पता चल जाए कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, उस कोर्सेज को नैरो डाउन करके कॉलेजेस, सारे कॉलेजेस को एक बार कनाडा ओंटारियो में अगर आप आना चाहते हैं तो ओंटारियो की एक वेबसाइट है जहाँ पे सारे कॉलेजेस दिए हुए हैं। मैं उसका रिसोर्स डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी। वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि कौन आपने जो कोर्स सेलेक्ट किया है वो कौन कौन से कॉलेजेस में अवेलेबल है। एंड बेसिकली कनाडा में 3 इंटेक होते हैं। एक होता है मेन इंटेक, जो होता है वो होता है सितंबर इंटेक, विच इज़ द लार्जेस्ट इंटेक। सेकेंड इंटेक होता है जैन इंटेक, और जो थर्ड होता है वो होता है मई वाला इंटेक। इसमें बहुत कम कॉलेजेस और ऑप्शंस होते हैं, कोर्सेज भी बहुत कम होते हैं, बिकॉज ये स्प्रिंग टाइम होता है तो सब लोग जनरली फुल टाइम काम करना पसंद करते हैं इस वक्त। आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन रिसोर्स एचआर में करना चाहता हूँ, तो आप अपने कॉलेजेस नैरो डाउन कीजिए कि हम्बर हो गया, या सेंटेनियल हो गया, कॉनेस्टॉगा हो गया, या जो भी कॉलेज की आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं। दूसरी चीज़, हर कॉलेज के बहुत सारे कैंपसेस होते हैं, तो आप वो भी नैरो डाउन कर सकते हैं कि आप कौन से कैंपस में कौन सी जगह जाना चाहते हैं। एंड इट्स नॉट ओनली बेस्ड इन ओंटारियो ही लेना ज़रूरी नहीं है, दस वैंकूवर, लोग मॉन्ट्रियल के भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ शॉट डाउन करते हैं।
तो आप उस हिसाब से अपनी पूरी लिस्ट बना सकते हैं अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग। एंड देन आप पूरी लिस्ट जब तैयार कर ले तो आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। सो गाइज, आफ्टर आपने सब डिसाइड कर दिया कि आप कौन सा कॉलेज जाना चाहते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहते हैं, उसके बाद आप 4 कॉलेजेस, मैक्सिमम 5 कॉलेजेस में अप्लाई कीजिए। बल्क में मत अप्लाई करना, बिकॉज़ हर कॉलेज में जो आप अप्लाई करते हो एक एप्लीकेशन फ़ी होती है। जितना मेरी नॉलेज है, फैनशॉ और लैम्पटन, ये 2 कॉलेजेस है। फैनशॉ आई थिंक लंदन ओंटारियो में है और लैम्पटन कॉलेज है। ये दोनों की एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती है, तो जो फ्री कॉलेजेस है वो आप डाल सकते हो। और बाकी जो कॉलेजेस होते हैं वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी लेते हैं। जनरली वो 100 कैनेडियन डॉलर्स होते हैं, विच इज़ एस्टिमेटली अराउंड 6000 समथिंग इन INR। तो उतना आपको पे करना पड़ता है और आपको डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ते हैं, जैसे कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। अगर आप ग्रेजुएटेड हैं तो ग्रेजुएशन की जो डिग्री है और आपकी जो सेमेस्टर्स या ईयरली सिस्टम है उसके मार्कशीट्स क्या क्या है वो सब आपको देना पड़ता है। और इसके अलावा आप अगर आइल्स दे चुके हैं तब तक, उस ड्यूरेशन तक, तो आप आइल्स दे सकते हैं। नहीं तो अगर कॉलेज इंटरेस्टेड होता है तो वो आपको एक कंडीशनल ऑफर लेटर। अगर आपको कोई एजेंट या एजेंसी की हेल्प भी चाहिए तो हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी पैकेज स्कीम के लिए मत जाना जिसमें वो आपको बोलते हैं कि वो आपका मेडिकल का खर्चा, कॉलेज की फ़ीस इंक्लूडेड है। इंस्टेड आप एजेंसी की मदद ले सकते हैं। जैसे कि मैंने कैसे किया था, मैंने जिस एजेंसी के साथ किया था उन्होंने मेरी हेल्प की थी, बट मैंने कोई पैकेज टाइप नहीं लिया था कि 18 lakhs का पैकेज है जिसमें GIC कवर्ड है, ये कवर्ड है, कॉलेज फ़ी कवर्ड है। इससे बेटर ये होगा कि आप कॉलेज फ़ी खुद पे करो, GIC खुद पे करो और जो भी मनी है वो अपने तरफ से डायरेक्ट कॉलेज को भेजो, रैदर देन आप अपने एजेंट को भेजो एंड देन एजेंट उस चीज़ को फॉरवर्ड कर रहा है। दैट विल बी द बेस्ट वे टू मूव अहेड विथ योर एप्लीकेशन, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड, बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। दूसरी चीज़, जब आप कॉलेज देख रहे हो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखनी है वो है DLI। DLI का फुल फॉर्म है डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन। हर कॉलेज जो यहाँ पे है उनका DLI नंबर होता है जो कि रजिस्टर्ड होता है। आप डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन कनाडा जाएंगे तो प्रोविंस वाइज सारे कॉलेजेस की भी लिस्ट आएगी। अगर आप DLI वाले कॉलेज से करते हो तो बेस्ट है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट रहेगा, वरना अगर आप कोई भी रैंडम कॉलेज से आएंगे तो आपको WP काफ़ी इंपॉर्टेंट है कनाडा के लिए। आप कनाडा आएंगे तो ऑब्वियसली आप वर्क भी करना चाहेंगे आफ्टर योर स्टडीज़। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप DLI में चेक करिए अपना कॉलेज, जो भी 4-5 कॉलेज की आपने लिस्ट बनाई है, और अगर वो कॉलेजेस हैं उनका प्रॉपर नंबर है, वहाँ पे मेंशन होगा कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट देते हैं या नहीं देते हैं, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। मेन चीज़, अगर आप 1 ईयर का कोर्स लेके कनाडा आएंगे तो आपको सिर्फ 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। अगर आप 2 साल का कोर्स लेके कनाडा में आएंगे तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, तो टोटल 5 साल हो जाएगा। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि 1 ईयर का कोर्स लेके कनाडा आते हैं, फिर वो 1 ईयर का कोर्स यहीं से ले लेते हैं, तो वो 1+1 हो जाता है, तो 1+1 कोर्स हो जाता है। तो अगर आप 1 कोर्स लेके यहाँ पे आएंगे और फिर एक और कोर्स ऐड करेंगे तो भी आपको टोटल 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलेगा। तो काफ़ी लोग ऐसा भी करते हैं। सेकेंडली, हमेशा चीज़ जो याद रखनी है वो है कि 8 महीने पहले कॉलेजेस के वो खुल जाते हैं। एप्लीकेशन आप 8 मंथ्स प्रायर डाल के रखिए। अगर आप सितंबर इनटेक है तो आपको अपनी प्रिपरेशन वे मोर लाइक 1 ईयर पहले शुरू करनी है कि आप नेक्स्ट सितंबर जाना चाहते हैं। आई नो इतना लंबा ड्यूरेशन है, क्योंकि हाँ वीज़ा में भी टाइम लगता है, जो कि मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट स्टेप में समझाऊंगी। तो इसलिए मान के चलना कि कॉलेजेस के इनटेक्स एडमिशन्स बहुत जल्दी खुल जाते हैं, दिसंबर में सितंबर इनटेक का खुल जाता है, तो इसलिए उसी हिसाब से अपनी टाइमलाइन बना के चलना। और अब जितने जल्दी एडमिशन्स खुलते हैं कॉलेजेस के, उससे ज़्यादा जल्दी बंद हो जाते हैं। हार्डली हाफ एन आवर या 1 आवर के लिए पोर्टल खुलता है हर कॉलेज का। हर कॉलेज की अलग अलग ओपनिंग होती है। इसके लिए बेस्ट रहेगा कि आप कोई एजेंट या
एजेंसी से बात करके रखना, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा कॉलेज का कब ओपनिंग होने वाली है, कौन से इनटेक के लिए। और उससे क्या होता है कि आपकी फ़ाइल वो जल्द से जल्द डाल देते हैं। दूसरी चीज़, अपनी सारी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर रखना, स्कैनिंग प्रॉपर रखना और उनका फॉर्मेट प्रॉपर रखना। उससे क्या होगा कि जब आप जो भी एप्लीकेशन दोगे तो बेस्ट टू बेस्ट रहेगी, तो मिलने के चांसेस भी बढ़ेंगे। दूसरी चीज़, हर कॉलेज एक साथ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता है, फिर वो क्लोज कर देता है। अगर वो जो 1000 बच्चों की एप्लीकेशन आई है वो क्राइटेरिया मीट नहीं होती है, तो वापस दोबारा अपनी एडमिशन का खोलता है। तो जस्ट अगर आप खुद कर रहे हैं ये चीज़, तो ये सारी चीज़ों को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना। आफ्टर अप्लाइंग टू द कॉलेजेस, वेट फॉर 1 मंथ और 2 मंथ्स, मैक्सिमम 2 मंथ्स में आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। और जैसे ही आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाए, चेक करना कि कंडीशनल है या अनकंडीशनल है। अगर कंडीशनल है तो चेक कर लेना कौन कौन से कंडीशंस वो चाहते हैं कि आप फुलफ़िल करो। और अनकंडीशनल है तो सबसे पहले आप अपनी फ़ीस पे करो, या तो आप 1500 पे कर सकते हो सीट रोकने के लिए और बाकी अमाउंट बाद में डिपॉजिट कर सकते हो, या फिर आप पूरा का पूरा कॉलेज फ़ी पे कर सकते हो। और वो आपको फ़ी पेमेंट जो है वो फ्लाई वायर के थ्रू करनी होगी। तो ये सारा प्रोसेस करने में आप मान के चलो कि आपको 1 वीक का टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं ये बोलूँगी कि अपने पास इनफ टाइम रखना ताकि आप अपनी फ़ीस पेमेंट कर सको, और फ़ीस पेमेंट के बाद आप कॉलेज में वीज़ा प्रोसेस को स्टार्ट कर सको। जैसे आप वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहोगे, नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियसली आपके पास लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आ चुका है अनकंडीशनल। तो फॉर अ फैक्ट आपको जैसे ही फ़ी का एक्नॉलेजमेंट आ जाए थ्रू कॉनेस्टोगा या जो भी कॉलेज में आप एनरोल करोगे, जिस कॉलेज का भी आपको आएगा, फिर उसके बाद आपको सबसे पहली चीज़ करनी है GIC $10,000 कैनेडियन डॉलर्स आपको अपने यहाँ स्कोशिया बैंक हो गया या CIBC हो गया उसमें डिपॉजिट करके रखने हैं। ही आपकी GIC आपने सबमिट कर दी। GIC बेसिकली इसलिए बनवाई जाती है ताकि आप जब कनाडा आओ और आपको पार्ट टाइम ना भी मिले, आपका लिविंग एक्सपेंस वगैरह मैनेज किया जाए। तो गाइस, GIC अप्लाई कर दिया आपने, सब चीज़ें प्रोसेस हो गई, तो अब वीज़ा प्रोसेस शुरू करना है। प्रोसेस में सबसे पहली चीज़ आपको करनी है अपफ्रंट मेडिकल। आप जैसे ही आपने GIC कर लिया या आपने हो गया ट्यूशन फ़ीस का कंफर्मेशन आ गया, तो आपको अपना वीज़ा प्रोसेस चालू करना है। उसके लिए अपफ्रंट मेडिकल करवा के रखना है। अपफ्रंट मेडिकल इसलिए क्योंकि मेडिकल अपडेट होने में पोर्टल में टाइम लगता है, और मेडिकल जो होता है उसकी वैलिडिटी 1 ईयर होता है। तो आप मान के चलिए कि आपको उसी साल वीज़ा लगाना है, भले आप सितंबर में देख रहे हैं या आप जब भी देख रहे हैं। उसके बाद आपको अपना प्रोसेस चालू करने के लिए अगेन सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना है। GIC कंफर्मेशन को भी 2 से 3 दिन लगते हैं, तो आप अपने पास इनफ टाइम लेके चलना, और 1 वीक तो मान के चलना कि अपने पास उतना टाइम रखना है कि आप सारा प्रोसेस कर सकें। जैसे आपका मेडिकल हो गया, ये हो गया, फिर आपसे ही आपका मेडिकल हो गया, फिर आप अपनी बायोमेट्रिक का अपॉइंटमेंट लेने के लिए डेट निकलवा लो। बायोमेट्रिक जितने जल्दी से जल्दी, हर चीज़ में याद रखना, अब मेडिकल हो, बायोमेट्रिक्स हो, सब में टाइम लगता है। ऐसा मत सोचना कि आज अपॉइंटमेंट मतलब आज भरा है तो कल अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। एक हफ्ते बाद, मेडिकल की तो 2-3 हफ्ते बाद भी मिलती है। तो इसलिए ये सब चीज़ों का टाइमलाइन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि सितंबर में बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा इंटेक है कनाडा का सितंबर। तो अपने पास बहुत सारा समय रखना और प्री प्लानिंग से ही चलना। मैं वीज़ा प्रोसेस लास्ट प्रोसेस है, इसका अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। सो अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेटिव और व्लॉग्स चाहिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं फॉर श्योर उस पर नया वीडियो ज़रूर लाऊंगी।